स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश भाग लेते हैं? ए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। बी, भारत, रूस और चीन। सी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। या डी, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी IAF ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी FASF तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में सहयोगात्मक हवाई संचालन का प्रदर्शन किया। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना भारत में अपने अड्डे से संचालन कर रही थी। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परिहार प्रणाली को जेल अधिनियम 1894 के तहत परिभाषित किया गया है। 2. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिहार देना एक मौलिक अधिकार है। 3. भारतीय संविधान के तहत केवल भारत के राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की सजा में छूट देने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिहार प्रणाली को जेल अधिनियम 1894 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कुछ समय के लिए लागू नियमों का एक समूह है। यह जेल में कैदियों को उनके व्यवहार का आकलन करने और उसके परिणाम स्वरूप सजा को कम करने के लिए विनियमित करता है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह 2007 मामले में भी कहा कि भले ही किसी भी दोषी को परिहार देना उसका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य को अपनी परिहार संबंधी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ध्यान में रखते हुए एवं प्रासंगिक कारकों को देखते हुए विचार करना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समान अधिकार देता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। 2. परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री यानी अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त शामिल है। 3. राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य के वित्त मंत्री द्वारा किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीएसटी परिषद के बारे में, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त शामिल है, अतः कथन 2 सही है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, बी, विश्व बैंक, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति यानी SOFI रिपोर्ट 2023 ने भारत को लेकर एक चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला है। इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट पौष्टिक भोजन की लागत तथा भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक स्थितियों के बीच बढ़ती असमानता को उजागर करती है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बंगीय नारी समाज बंगाल में महिलाओं के मुद्दों पर कानून के लिए सचेत रूप से अभियान चलाने वाला पहला महिला संघ था। 2, कामिनी रॉय ब्रिटिश भारत में स्नातक करने वाली पहली महिला और बंगीय नारी समाज की सह संस्थापक भी थीं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। बंगीय नारी समाज बंगाल में महिलाओं के मुद्दों पर कानून के लिए सचेत रूप से अभियान चलाने वाला पहला महिला संघ था। इस संघ की स्थापना वर्ष 1921 में प्रांतीय स्तर पर महिलाओं के लिए वोट हासिल करने के लिए की गई थी। अतः कथन एक सही है। कामिनी रॉय ब्रिटिश भारत में एक बंगाली कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थी। वह ब्रिटिश भारत में पहली महिला ऑनर्स ग्रेजुएट अर्थात स्नातक थी। वर्ष 1921 में कामिनी रॉय ने मताधिकार और महिला मुक्ति हेतु कुमुदिनी मित्रा एवं मृणालिनी सेन के साथ बंगीय नारी समाज का गठन किया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान या AMB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक बढ़ाने के लिए गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल यानी NIPI कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। 2, AMB के लिए लक्षित समूह केवल 6 महीने से 9 वर्ष तक के बच्चे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनीमिया मुक्त भारत, इसे वर्ष 2018 में एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक बढ़ाने के लिए गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अतः कथन एक सही है। इसके लिए लक्षित समूह 6 से 59 माह की आयु, 5 से 9 वर्ष के बच्चे, 10 से 19 वर्ष की किशोर लड़कियां और लड़के, युवतियों अर्थात प्रजनन अनुकूल आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिका में महिलाओं को मताधिकार देने की अनुमति दी। 2, 1929 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकारों का आह्वान किया गया। 3, 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी AIWC ने भारतीय महिला अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर को अपनाया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिका में महिलाओं को मताधिकार देने की अनुमति दी। अतः कथन एक सही है। नेहरू रिपोर्ट एक मसौदा संविधान जिसे 1929 में एक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। अतः कथन 2 सही है। 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी AIWC ने भारतीय महिला अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर को अपनाया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को बिजली प्रदान करना है तथा साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है। 2, योजना का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2025 तक 10 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली प्रदान करना है। साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है। अतः कथन एक सही है। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक यानी GI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। 2. GI प्रमाणीकरण केवल कृषि उत्पादों तक ही विस्तारित है, गैर कृषि उत्पादों तक नहीं। 3. विश्व स्तर पर चीन GI पंजीकरण में सबसे आगे है और उसके बाद जर्मनी का स्थान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है, अतः कथन 1 सही है। वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। यह प्रमाणीकरण गैर कृषि उत्पादों तक भी बढ़ाया जाता है, जैसे मानव कौशल पर आधारित हस्तशिल्प, कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री और संसाधन जो उत्पाद को अद्वितीय बनाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 2020 के आंकड़ों के अनुसार 15,566 पंजीकृत उत्पादों के साथ जर्मनी GI पंजीकरण में सबसे आगे है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ल्यूकीमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जो अस्थि मज्जा से शुरू होता है। 2. अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा बांह की अस्थियों में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ल्यूकीमिया यह श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है, अतः कथन 1 सही है। यह अस्थि मज्जा तथा लसिका तंत्र सहित शरीर के रक्त उत्पादन करने वाले ऊतकों से संबंधित कैंसर है। लसिका तंत्र वाहिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का एक जाल है जो शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अस्थि कैंसर यह अस्थि में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित स्थिति को दर्शाता है। यह सामान्य अस्थि के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा बांह की अस्थियों में होता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 2. इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3. यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।